डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। हम जानते हैं कि 31 अगस्त घुमंतू समुदायों का विमुक्ति दिवस है। जन्मजात अपराधी कानून से मुक्ति का दिन है, जिसे अंग्रेजों ने 1871 में 190 घुमंतू समुदायों के ऊपर थोपा था। उनके कहीं भी स्वतंत्र आने जाने पर रोक लगा दी थी। उन्हें थानों में हाजिरी लगानी पड़ती थी। आज़ादी के बाद 1952 में इस कानून को तो हटा दिया गया, किंतु इसके स्थान पर अभ्यस्त अपराधी कानून लाद दिया। यह आज तक कानून है, मतलब 150 वर्ष बाद भी उनकी पहचान अपराधी की ही है। इसी का परिणाम है कि आज घुमंतू दुनिया के सताए हुए लोगों में सबसे आगे हैं। ऐसा नहीं है कि यह स्थिति केवल भारत में ही है, बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों की भी यही स्थिति है। फ्रांस की सरकार आए दिन वहाँ के घुमंतुओं को देश छोड़ने का आदेश देती है। पैरा, हमारा संविधान तो कहता है कि जन्म से सभी समान है, लेकिन घुमंतू समुदाय तो जन्म से अभ्यस्त अपराधी की कोटि में आते हैं। हमारा आपराधिक न्यायशास्त्र भी कहता है कि कोई व्यक्ति तब तक निर्दोष है जब तक इसका दोष सिद्ध न हो जाए, किंतु घुमंतू को जन्म से ही दोषी मान लिया जाता है। ये घुमंतू समुदाय ही है जिन्होंने अरब से लेकर तिब्बत तक की संस्कृतियों में समन्वय बनाया है, संपूर्ण पश्चिमी एशिया को भारत से जोड़ा, अपनी मोबिलिटी के जरिए अपने जजमान खोजे। इस विविधता को बुना है इन समुदायों ने। हमें बताया है कि कैसे कम से कम संसाधनों में प्रकृति के साथ साथ समायोजन किया जा सकता है। राजे रजवाड़ों ने इन घुमंतू समुदायों के कार्यों को सराहा था। उन्हें राज दरबार में स्थान मिलता था। मुगलों के आने के बाद इनकी स्थिति में बदलाव आने लगा। अंग्रेजों ने इनके विचरण पर रोक लगाई तो आज़ाद भारत की सरकार ने अपनी नीतियों व कार्यक्रमों के जरिए इन्हें हाशिए पर धकेल दिया। पैरा, हिंदुस्तान में 1200 से भी ज़्यादा घुमंतू समुदाय हैं। हरियाणा में 31, उत्तर प्रदेश में 59, राजस्थान में 32, बिहार में 64 तथा मध्य प्रदेश में 23 घुमंतू समुदाय हैं। घुमंतू समुदाय कुदरत के बेहतरीन जानकार हैं। इनके पास खास तरह के हुनर नुस्खे हैं। ये लोग व्यापार से लेकर परिवहन, स्वास्थ्य, मिट्टी, जल प्रबंधन, गीत संगीत, कला और मनोरंजन के आधार रहे हैं। इनकी खास तरह की बोली, भाषा, पहनावा, रीति रिवाज, परंपराएं और विचार हैं। लॉकडाउन के बाद बड़ी संख्या में लोगों को शहरों से लौटना पड़ा। उन्होंने वापस गांवों में आकर पुराने रोजगार को अपनाया। मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में भेड़, बकरी व ऊंट पालन के कार्य से जुड़े। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में बांस के कार्यों में इजाफा हुआ है। पैरा, पहले जिन कार्यों में केवल घुमंतू समुदाय के लोग ही हुआ करते थे, आजकल वे कार्य अन्य समुदाय भी करने लगे हैं। कालबेलिया के नृत्य में राजपूत भी आ गए हैं। साठियों के काम में सिंधी लोगों की संख्या बढ़ी है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में यादव भांड का काम करने लगे हैं। यह खास तरह का हुनर और ज्ञान तभी तक बच पाएगा जब
उसको समझने वाले लोग जिंदा रहेंगे। इसके लिए हमें समाज के स्तर पर कुछ कार्य करने होंगे। सभी घुमंतू समुदायों व उनसे जुड़ी संस्थानों को एक सूत्र में बांधना होगा। उनमें आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का भाव पैदा करना आवश्यक है। यह तभी होगा जब उनकी भावनाओं को तलाशा जाएगा। घुमंतू समुदायों में आए दोषों को दूर करना ज़रूरी है। समाज के समक्ष उनके योगदान को याद रखना होगा, जिससे लोगों के मन में उनके प्रति सहज प्रेम और विश्वास पैदा हो सके और उनके ज्ञान और हुनर को संहिताबद्ध करना भी ज़रूरी है। पैरा टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने साबित कर दिखाया कि अगर उन्हें मौका मिले तो वे किसी से कम नहीं हैं। अवनी लखेरा और सुमित अंतिल से लेकर भावना पाटिल, देवेंद्र झाझड़िया और सुंदर सिंह गुर्जर ने भारतीय उम्मीदों को आसमान छुआ दिया। इन खिलाड़ियों ने ये भी दिखा दिया कि उड़ने के लिए पंखों की नहीं, हौसलों की ज़रूरत होती है। पैरालंपिक खेलों में भारत के अब तक के शानदार प्रदर्शन के लिए पदक दिलाने वाले सभी खिलाड़ी बधाई के पात्र हैं। टोक्यो में हमारी उपलब्धि करोड़ों भारतीयों में जान फूंकने वाली तो है ही, ये सफलता लाखों दिव्यांगों में भी नई ऊर्जा भरने वाली है। देश में 3 करोड़ से अधिक दिव्यांग हैं। उनकी हालत किसी से छिपी नहीं है। शिक्षा के अवसरों का अभाव आत्मनिर्भर बनने की उनकी राह में बड़ी बाधा बनता है। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत को मिली उपलब्धियां खेलों को प्रोत्साहन देने की दिशा में अच्छी शुरुआत है। ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के स्वर्ण जीतने के करिश्माई प्रदर्शन ने 140 करोड़ भारतीयों में नया मंत्र फूंका है। इसके बाद पैरालंपिक खेलों की स्वर्णिम सफलता सरकार के सामने एक चुनौती भी है। पैरा खेलों में पदक दिलाने वाले खिलाड़ियों की तारीफ करने भर से काम चलने वाला नहीं है। चिंतन इस बात पर होना चाहिए कि दुनिया में आबादी में दूसरे नंबर वाला भारत खेलों में इतना पीछे क्यों है। हम पैरालंपिक से पहले संपन्न हुए ओलंपिक खेलों में 48वें नंबर पर रहे थे। 1-2 करोड़ की आबादी वाले देश हमसे अधिक पदक कैसे जीत लेते हैं। इन सवालों का जवाब सरकार को तलाशना होगा। ये भी विचार करना होगा कि अगर छोटा राज्य हरियाणा खेलों में सफलता के झंडे गाड़ सकता है तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य क्यों पीछे हैं। सिर्फ ओलंपिक खेलों के समय ही खिलाड़ियों की चिंता क्यों की जाए। खेल दिवस पर रस्म अदायगी कितने सालों से निभाई जाती रही है, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला। खेलों में राजनेताओं की बढ़ती भूमिका पर भी विचार होना चाहिए। खेल संघों पर राजनेताओं ने कब्जा जमा रखा है। अच्छी प्रतिभाओं को तलाशने की जगह खेल संघ अपने परायों की राजनीति का अड्डा बनकर रह जाते हैं। राजनेताओं को चिंता खेलों के विकास की नहीं, अपने रुतबे की है। ऐसे में खेलों का विकास कैसे हो। ओलंपिक पैरालंपिक की सफलता को और आगे पहुंचाना है
तो खेलों के लिए समर्पित लोगों को आगे लाकर राजनीति को दूर करना होगा, तभी खेलों में भी अपेक्षित प्रगति संभव होगी। समाप्त।